सूखी रोटी खाने वाली देवरानी को मिला शाही खाना खाने वाला ससुराल। सिंपल सी साड़ी पहने, गले में मंगलसूत्र डाले और मांग में सिंदूर लगाए राशि बहुत बड़ी पुश्तैनी हवेली के आलीशान कमरे के किंग साइज बेड पर आलती पालती मार के बैठी हुई गहरी सोच में डूबी हुई थी। क्या करूं, किससे कहूं? सोचती हुई राशि बेड से उठती है और कोने में रखे हुए पुराने से मैले झोले में से एक पोटली निकालकर खा ही लेती हूं। अब वापस बेड पर आकर आलती पालती मारकर बैठ जाती है और पोटली खोलकर उसमें से सूखी रोटी निकालकर खाने लगती है। तभी शाही साड़ी और गहने पहने उसकी सास स्वाति और जेठानी अवंतिका कमरे के अंदर आती है और उसे रोटी खाता देखकर, ये क्या देवरानी जी, आप ये सूखी रोटी क्यों खा रही हैं? जेठानी जी, मुझे बहुत भूख लगी थी और मेरी माँ ने ये रोटियां बहुत प्यार से मेरे साथ भेजी थी और मैं इन्हें फेंकना नहीं चाहती। बहू, अब सूखी रोटियां खाने के दिन गए, अब ससुराल में शाही पकवान खाने के दिन आ गए हैं। हाँ देवरानी जी, हम दोनों आपको उसी के लिए तो बुलाने आए हैं। सूखी रोटी पोटली में बांधकर पोटली टेबल पर रखकर राशि अपनी सास और जेठानी के साथ डाइनिंग हॉल में पहुंचती है और देखती है कि डाइनिंग हॉल भी हवेली की तरह ही आलीशान है। संगमरमर की डाइनिंग टेबल के बगल से लगी कुर्सी में बैठे विजय जी, सौरभ और नेहा राशि को देखकर, आओ बहू, आज से पूरा परिवार तुम्हारे साथ ही खाना खाएगा। आज शाही दावत की शुरुआत तुम करोगी। राशि अपने ससुर विजय जी के बगल में बैठ जाती है। तभी घर के चारों सर्वेंट विवेक, सरिता, आरती और रामू बारी बारी शाही पनीर, बिरयानी, निहारी, रोगन जोश, मुर्ग मुसल्लम, दाल बाटी चूरमा, कबाब, कोरमा, तंदूरी रोटी और लौकी नजाकत जैसे शाही पकवान लाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देते हैं। राशि बहू, तुम्हें जो पसंद हो उससे शुरू करो। अवंतिका अपने हाथों से एक प्लेट में बिरयानी, निहारी, शाही पनीर और तंदूरी रोटी रखकर एक निवाला राशि को खिलाकर, ससुराल में पहला निवाला अपनी देवरानी को मैं खिलाऊंगी। अवंतिका के हाथ का निवाला खाते ही राशि को कुछ ऐसा याद आ जाता है जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ देवरानी जी, सब्जी में मिर्च ज्यादा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जेठानी जी। तुम भी कैसी बात कर रही हो अवंतिका, आज पहली बार सूखी रोटी खाने वाली ने शाही खाना खाया है तो वो इमोशनल हो गई। हाँ, मैं भी ना बुद्धू हूँ, इतनी सी बात समझ नहीं पाई। गहरी सोच में डूबी राशि धीरे धीरे खाना खाती है और सब लोगों के खाना खा लेने के बाद, छोटी भाभी, आपने अच्छे से खाना तो खाया है ना? हाँ ननद जी। ठीक है फिर देवरानी जी, अब अपने रूम में जाकर आराम करो, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। राशि हॉल में रूम में आती है और टेबल पर रखी पोटली खोलकर रोटी निकालती है और बेड पर बैठकर खाने लगती है। तभी कमरे में उसका पति सौरभ आता है और उसे रोटी खाता देखकर, राशि, तुम सूखी रोटी क्यों खा रही हो? अगर तुम्हें सब लोगों के साथ खाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी तो कह देती, मैं तुम्हारे लिए रूम में ही खाने की व्यवस्था करवा देता। ऐसी बात नहीं है सौरभ जी, ये रोटी मेरी माँ ने अपने हिस्से की मेरे लिए भेजी थी तो मैं इसे फेंकना नहीं चाहती। अच्छा तो ये बात है तो फिर खा लो। बोलता हुआ सौरभ राशि के बगल में आकर बैठ जाता है। राशि, तुम तो जानती हो हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान ही नहीं पाया। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पिताजी नहीं है। तो बताओ, आपको मेरे बारे में और क्या जानना है? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। सौरभ जी, मेरे पिताजी की मौत के बाद मैं और मेरी माँ चाचा चाची के साथ ही रहने लगे थे। धोखे से मेरे चाचा ने हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। दुनिया वालों की नजर में अच्छा बनने के लिए उन्होंने हमें घर से नहीं निकाला, लेकिन वो हमें नौकरानी बनाकर रखते थे। सौरभ से अपने बारे में बताती हुई राशि बीते दिनों की यादों में खो जाती है। उस दिन राशि और उसकी माँ रूबी डाइनिंग हॉल में बैठी सभी लोगों की छोड़ी हुई झूठन खा रही थी। तभी वहां राशि के चाचा और चाची निधि और अनुज आते हैं और उन्हें खाता देखकर, तुम दोनों माँ बेटी क्या कर रही हो? ये बचा हुआ खाना फेंका ना जाए, इसीलिए हम दोनों माँ बेटी खा रही हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे बिना पूछे कुछ खाने की? अब मैं समझ गई कि हर दिन खाना बच कैसे जाता है। तुम माँ बेटी मिलकर जानबूझकर ज्यादा खाना बनाती हो ताकि बचे हुए खाने का बहाना बनाकर हमारी जूठन खा सको। ऐसी बात नहीं है चाची जी, खाना चाहे जितना भी बनाओ थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है, और जानबूझकर जूठन कौन खाना चाहेगा? अच्छा तो फिर रोटियां क्यों नहीं बचती? तभी किचन से निधि की बहू सोनम रोटियां लिए वहां आती है और, मम्मी जी, रोटियां बच जाती हैं, लेकिन ये दोनों माँ बेटी चालाकी से किचन में रोटियां छुपा देती हैं। निधि सोनम से रोटियां ले लेती है और, अब से तुम दोनों सिर्फ ये सूखी रोटियां ही खाओगी, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा नमक, अचार या फिर प्याज, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उस दिन के बाद रूबी और राशि को उस घर में तीनों टाइम खाने में सूखी रोटी ही मिलने लगी।
एक सुबह सभी घर वालों को चाय नाश्ता करवाने के बाद दोनों माँ बेटी हॉल में बैठी रात की बची हुई सूखी रोटियां खा रही थी। तभी वहां राशि की दादी उर्वशी जी आती हैं और सिर्फ खाते मत रह जाना, अभी बहुत काम पड़ा है, आंगन में झाड़ू भी लगाना है और खेत भी जाना है। उर्वशी जी की बात सुनते ही दोनों माँ बेटी रोटी खाती हुई उठती हैं और कोने में रखा झाड़ू उठाकर आंगन में जाकर झाड़ू लगाने लगती है। आसमान की तरफ देखकर रूबी जी, आप हमें छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए? आपके बिना इतना कुछ होते हुए भी हमें मजदूरों की तरह जीना पड़ रहा है। हाँ पापा, आप नहीं हो तो यहाँ हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। यहाँ हमें इंसान नहीं जानवर समझा जा रहा है। जो रोटी कुत्ते भी ना खाएं, वो रोटी हमें खाने को दी जाती है। वो दोनों स्वर्गवासी सत्येंद्र जी को याद कर ही रही थी कि तभी उनके पास एक बार फिर उर्वशी जी आती हैं और मेरे मरे हुए बेटों को याद कर लिया हो तो अब थोड़ा हाथ पैर भी चला लो, अभी बहुत काम पड़ा है। इतना बोलकर उर्वशी जी वहां से चली जाती हैं और दोनों माँ बेटी रोटी कपड़े में लपेटकर झाड़ू लगाती हैं। तभी वहां निधि और सूरज आते हैं। तुम दोनों माँ बेटी जल्दी से झाड़ू लगाकर खेत चलो, वहाँ बहुत काम पड़ा है। उस सुबह सूखी रोटी भी उन दोनों के नसीब में नहीं थी। झाड़ू लगाकर दोनों माँ बेटी उनके साथ खेत चली जाती हैं। खेत पहुंचकर दोनों माँ बेटी कुदाल से खुदाई करने लगती हैं और मेड़ में लगे नीम के पेड़ के नीचे बैठकर निधि और सूरज उन पर निगरानी रखने लगते हैं। अरे ओ काम चोरो, जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ, अभी खेत में खाद भी डालना है और फिर बुवाई भी करनी है। खाने में तो 4-4 रोटियां एक एक साथ खा जाती हो। कभी सोचा भी है कि वो रोटियां आती कहाँ से? तुम्हारा मरा हुआ पति आसमान से नहीं भेजता। अरे मेहनत करनी पड़ती है तब 2 वक्त की रोटी मिलती है, जो कि तुम मुफ्त खोरों को बिना मेहनत के ही मिल जाती है। उन दोनों की बातें सुनते हुए भूखी प्यासी दोनों माँ बेटी दोपहर तक खेत खोदती रहती हैं और फिर घर पहुंचकर किचन में जाकर खाना बनाने लगती हैं। दाल चावल और सब्जी बन जाने के बाद रोटियां सेकती हुई दोनों, हम दिन भर मजदूरों की तरह काम करते हैं, फिर भी हमारी कोई इज्जत नहीं। बात बात में हमें ये लोग डांटते रहते हैं। माँ, यहाँ से भाग चलते, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। भाग कर आखिर जाएंगे कहाँ? राशि, ये दुनिया बड़ी जालिम है। 4 दीवारियों में कैद में तू सुरक्षित है, यहाँ से बाहर निकलते ना जाने कौन किस गली या मोड़ पर तेरे साथ। रूबी जी राशि को अपने सीने से चिपका लेती है। मैं उस बारे में सोच भी नहीं सकती। यहाँ सूखी रोटी खाकर सुरक्षित तो है, यहाँ से निकलकर अगर तेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं तेरे बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी? रूबी जी राशि को समझा ही रही थी कि तभी डाइनिंग हॉल में बैठे खाने का इंतजार कर रहे बाकी के सभी घर वाले, तुम दोनों की राम कथा खत्म हो गई हो तो जल्दी से खाना ला दो, बहुत भूख लगी है। कुछ ही देर में दोनों माँ बेटी दाल चावल सब्जी रोटी लाकर उन सभी को सर्व करती हैं। इत्तेफाक से उस दिन खाना कम पड़ जाता है, जिस वजह से अरे आज खाना कम कैसे पड़ गया है? तुम दोनों काम चोरों ने आज काम चोरी कर ली, अब हम क्या खाएंगे? सपना, जरा किचन में जाकर देखना तो इन काम चोरों ने अपने लिए जरूर रोटियां बचाकर रखी होंगी। उर्वशी जी की बात मानकर सपना किचन में जाती है और टोकरी में रखी रोटियां लेकर हॉल में आती है और सबको दिखाकर, ये देखो, दादी ने सच कहा था, इन्होंने रोटियां छुपाई हुई हैं। सपना सभी को वो रोटियां सर्व कर देती है। देखिए अपनी भाभी और भतीजी की होशियारी, कैसे रोटियां छुपाई जा रही हैं। हमने रोटियां छुपाई नहीं थी चाचा जी, मैं रोटियां लेने ही जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही। बस बस, मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी चालाकी की यही सजा है कि तुम्हें आज सिर्फ एक एक रोटी ही खाने को मिलेगी। उन सब के खाना खा लेने के बाद दोनों माँ बेटी वहीं फर्श पर बैठकर एक एक रोटी खाकर वापस खेत चली जाती हैं, जहां वो दोनों शाम तक खुदाई करती रहती हैं और सूरज डूबने से पहले वापस घर आकर सभी घर वालों को ताज़ा खाना बनाकर खिलाती हैं और खुद के हिस्से में आती है सिर्फ 2-2 सूखी रोटियां। अपने छोटे से कमरे के फर्श पर बिछी चटाई पर बैठी नमक और प्याज के साथ रोटी खाती हुई दोनों माँ बेटी, माँ, क्या हमारी पूरी जिंदगी सूखी रोटी खाकर ही बीत जाएगी? यहाँ पर कभी हमारे दिन बदलेंगे और हमारी थाली में शाही पकवान आएंगे? पता नहीं बेटी, आगे क्या होगा। मुझे तो बस इस बात की चिंता दिन रात खाए जा रही कि तेरी शादी कैसे होगी भी या नहीं। दोनों माँ बेटी को अलग अलग चिंताएं थी। आपस में बात करते हुए वो दोनों रोटी खाकर चटाई पर ही सो जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन दोनों माँ बेटी गांव के ही नल पर मटके में पानी भर रही होती हैं। तभी हड़बड़ाई हुई चांदनी और खुशबू उनके पास आती है और, चाची और राशि, तुम दोनों यहाँ पानी ही भरती रह जाओगी और वहाँ शाही पकवान खत्म हो जाएंगे। बोलकर वो दोनों वहां से निकल जाती हैं। अरे कहाँ पर और कैसे शाही पकवान, ये भी तो बताती जाओ। हमारे पीछे आ जाओ, सब पता चल जाएगा। दोनों माँ बेटी उनके पीछे पीछे चलकर एक ट्रक के पास पहुंच जाती हैं, जिसके पास गांव वाले लाइन लगाकर खड़े थे।
वो चारों भी उस लाइन का हिस्सा बन जाती हैं, लोगों को पत्तल में शाही पनीर, 2 पूड़ी और खीर ले जाता देखकर। अरे यार, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, कहीं हमारी बारी आने से पहले खाना खत्म ना हो जाए। अरे धीरज धर राशि, समय आने पर सब मिलेगा। लोगों की भीड़ कम होती है तो राशि देखती है कि ट्रक के पास 3 टेबल पर 3 बड़े बर्तनों में शाही पनीर, खीर और पूड़ियां रखी हैं। विवेक लोगों को पत्तल दे रहा है, सरिता खीर परोस रही है, आरती 2 पूड़ियां और रामू शाही पनीर। और वहीं पास में कुर्सी पर छाता खोले शाही लिबास में अवंतिका बैठी हुई है। काफी इंतजार के बाद जब राशि की बारी आती है तो आरती गलती से 2 की बजाय उसकी पत्तल में 4 पूड़ियां रख देती है। दीदी, आपने अपनी गलती से मेरी प्लेट में 4 पूरियां रख दी हैं। 2 पूड़ियां वापस करते हुए। ये 2 आप वापस कर लीजिए। अरे अब आ ही गई हैं तो तुम 4 पूरियां खाओ। नहीं नहीं, जब सबके हिस्से में 2-2 पूरियां आई हैं तो मैं 4 पूरियां नहीं ले सकती। 2 पूड़ियां वापस करके राशि आगे बढ़ जाती है और उसके जाने के बाद कुर्सी पर बैठी अवंतिका। कितनी बेवकूफ लड़की है, ऐसे ही लोग भूखे रह जाते हैं, ऐसे ही लोगों का हक छीन कर हमारे जैसे चालाक लोग ऊपर जाते हैं। दोनों माँ बेटी मटके में पानी और पत्तल में लपेटा खाना लेकर घर पहुंचती हैं। वो दोनों जैसे ही आंगन में कदम रखती हैं वैसे ही आंगन में खड़ी निधि और सपना। तो मैं पानी लेने भेजा था, तुम दोनों को इतनी देर कैसे लग गई? पत्तल में लाया खाना दिखाकर। आज कोई दयावान गरीबों को खाना बांट रहा था तो हम वही लेने चले गए थे, उसी में देर लग गई। सपना उन दोनों से पत्तल ले लेती है और इस खाने से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तुम दोनों ये खाओगी तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, तुम्हारे लिए वही रूखी सूखी रोटी ही ठीक है, तुम वही खाओ। सौरभ से अपना बीता कल बताते हुए राशि की आंखों में आंसू भर आते हैं। इस तरह मेरे हाथ से निवाला भी छीन लिया जाता था, फिर उसके बाद क्या हुआ वो तो आप जानते ही हो। जेठानी जी की वजह से हमारी शादी हुई और फिर मैं यहाँ आ गई। हाँ वो तो है, लेकिन एक बात तो है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कौन सी बात राशि? आखिर जेठानी जी ने मुझ में ऐसा क्या देखा जो वो मुझे इतनी बड़ी हवेली में अपनी देवरानी बनाकर ले आई? तुम उनके फैसले पर शक मत करो राशि, जरूर तुम में कोई खास बात होगी। पता नहीं क्या खास है मुझ में। वो सब बाद में पता कर लेंगे, अभी रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। वो दोनों रात में देर से सोते हैं जिस वजह से सुबह राशि की नींद नहीं खुलती और उसे जगाने उसकी जेठानी अवंतिका वहां पहुंच जाती है। देवरानी जी, सुबह के 9 बज गए हैं और आप अभी तक सो रही हो? क्या 9 बज गए? चलो जल्दी से डाइनिंग हॉल में शाही नाश्ता लग चुका है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अवंतिका राशि को साथ लेकर डाइनिंग हॉल में जाती है। वो दोनों सब लोगों के साथ बैठ जाती हैं। कुछ ही देर में एक एक करके सभी नौकर डोसा, चिकन लॉलीपॉप, रसमलाई, रबड़ी लेकर आते हैं और डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं। आरती, मेरी देवरानी को रसमलाई सर्व करो। आरती राशि को एक कटोरी में रसमलाई देती है। देवरानी जी, खाने में शर्माना मत, जो दिल करे वो खाना, और हाँ, ससुराल में सूखी रोटी तो भूल ही जाओ। हाँ बहू, तुम्हें ससुराल शाही खाना खाने वाला मिला है। ससुराल में राशि के दिन खुशी खुशी बीत रहे थे। एक शाम राशि गार्डन में लगे फूलों की खुशबू लेते हुए। किस्मत ने क्या पलटी मारी है, कहाँ मैं कभी सूखी रोटी खाकर गुजारा करती थी और आज मेरे नसीब में शाही पकवान आ गए हैं। राशि खुद से बातें कर रही थी कि तभी उसे सुनाई देती है विवेक और सरिता की बातें। बड़ी बहू ने तो पूरे घर को बेवकूफ बना रखा है, किसी को इसकी हकीकत दिखती ही नहीं है। लेकिन हम नौकरों को तो उसकी हर चाल का पता है। उसकी बातें सुनकर राशि उनके पास जाती है और मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। तुम दोनों जेठानी जी के बारे में कुछ बात कर रहे थे ना? आपकी जेठानी जैसी दिखती वैसी है नहीं, आप उनसे सावधान रहना। वो दोनों राशि से अवंतिका के बारे में कुछ बता पाते उससे पहले ही। देवरानी जी कहाँ हो, जल्दी से मेरे कमरे में आओ। अपनी जेठानी की आवाज सुनकर राशि तुरंत उसके कमरे में पहुंच जाती है और देखती है कि सौरभ अवंतिका की उल्टी पड़ी सैंडल सीधी कर रहा है। सौरभ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस भाभी जी की सैंडल उल्टी हो गई थी तो वही सीधी कर रहा हूं। और हाँ, तुम अपने सारे गहने लाकर भाभी को दे दो। राशि अवंतिका की वजह से इतनी बड़ी हवेली की बहू बनी थी, इसलिए उसे बिना किसी सवाल जवाब के अपने सारे गहने लाकर अवंतिका को दे दिए। उसी दिन दोपहर में बालकनी में खड़ी अकेली राशि। आखिर नौकरों ने मुझे जेठानी जी से सावधान रहने को क्यों कहा? वो मुझसे कहना क्या चाहते थे जो कह नहीं पाए? तभी वहां सौरभ आता है और राशि, तुम अकेली खड़ी यहाँ पर क्या सोच रही हो? राशि बात को घुमा देती है। मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, न जाने मेरे बिना वो किस हाल में होंगी। चाचा चाची उन्हें खाना दे रहे होंगे या नहीं। उनकी बातें शुरू हुई थी कि तभी आरती उनके पास आती है और डाइनिंग हॉल में खाना लग चुका है, सब लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं।
वो दोनों डाइनिंग हॉल में जाकर शाही खाना खाने लगते हैं और इधर राशि की माँ और दादी हॉल में बैठी सूखी रोटी खा रही थी। मैंने अपने छोटे बेटे और बहू की बातों में आकर तुझे बहुत गलत समझा। तेरे साथ सौतेला व्यवहार किया, अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार तुझे माना, तुझे और राशि को चैन से खाना नहीं खाने दिया। आज उन्हीं कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। राशि की शादी के बाद निधि और अनुज ने अपनी माँ को भी नौकरानी बना दिया था, क्योंकि काम करने वाला एक सदस्य कम हो गया था ना। उर्वशी जी की बातें वहीं खड़े निधि और अनुज सुन रहे थे। जल्दी जल्दी मुंह चलाओ, फिर हाथ पैर भी चलाना है, बहुत काम पड़ा है। अभी मुफ्त में 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। तुम दोनों आज जैसा व्यवहार मेरे साथ कर रहे हो ना, कल उसके लिए तैयार रहना। तुम्हारा भी एक बेटा है, कर्म लौट कर आते हैं। उसी रात हवेली के कमरे में बिस्तर पर लेटी राशि करवटें बदलती हुई अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। मेरी माँ न जाने किस हाल में होंगी, क्या कर रही होंगी, खाना खाया भी होगा या नहीं। चिंता की वजह से राशि की नींद उड़ चुकी थी, जिस वजह से वो कमरे से बाहर निकलकर हवेली के अंदर ही टहलती हुई अपनी जिठानी के कमरे तक पहुंच जाती है और सुनती है उसकी आवाज। अपने कमरे के अंदर अवंतिका। कितनी भोली है मेरी देवरानी, और मेरे घर वाले वो इतना भी नहीं समझते कि मैंने एक गरीब की शादी अपने देवर से क्यों करवाई है। अवंतिका के पैर दबा रहा उसका पति राज। अरे अपने मतलब के लिए एक गरीब लड़की की शादी मेरे भाई से करवाकर तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे सही गलत का पाठ सिखाने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हारी हालत भी देवरानी और बाकी घर वालों की तरह कर दूंगी। सारा मूड खराब कर दिया। जा रही हूँ बाहर ताजी हवा लेने। बोलती हुई अवंतिका जैसी बिस्तर से उठकर दरवाजा खोलती है, दरवाजे के बाहर खड़ी राशि को देखकर। देवरानी जी, तुम रात में यहाँ क्या कर रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बस ऐसे ही टहल रही थी। मैंने कुछ नहीं सुना, मैं जा रही हूँ। हड़बड़ाई राशि वहां से चली जाती है। कुछ नहीं सुना मतलब? सब कुछ सुन लिया है। चलो अच्छा है कि अब मुझे इसके सामने अच्छा बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। राशि अपने रूम में जाकर गहरी नींद में सोई सौरभ को जगाकर। सौरभ जी, जेठानी जी के बारे में आप सब जैसा समझते हैं वैसा वो है नहीं। वो आप सबके साथ बहुत गलत कर रही हैं। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा जो इस तरह की बकवास कर रही हो। सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इतना बोलकर सौरभ कंबल ओढ़कर सो जाता है। ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे खुद ब खुद जेठानी जी अपनी हकीकत इन सबके सामने कह दें। तरकीब सोचती हुई राशि सो जाती और अगले दिन अवंतिका जब अपने कमरे में थी तब हॉल में बैठे सभी घर वालों से राशि। जेठानी जी ने आप सबको आधे घंटे में अपने कमरे में बुलाया है। वो आपको एक सरप्राइज देना चाहती हैं। कैसा सरप्राइज छोड़ी भाभी? वो तो वही बताएंगी। आप सब समय पर जेठानी जी के पास पहुंच जाना। कुछ देर तक राशि उनके साथ बैठती और फिर अवंतिका के कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। बिस्तर में ढेर सारे गहने फैले हुए थे और अवंतिका आईने के सामने खड़ी खानदानी पुश्तैनी सोने का हार पहने हुए। ये हार तो सिर्फ मेरे गले के लिए ही बना है। मैं इसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। अच्छा, क्या सच में जेठानी जी? आओ आओ देवरानी जी, बिल्कुल सही समय पर आई हो। मैं कब से तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। अवंतिका बोलना शुरू करती उससे पहले ही सभी घर वाले उसके कमरे के बाहर जमा हो गए और शांति से खड़े होकर उसकी बातें सुनने लगे, कमरे के अंदर बिस्तर में फैले गहनों की तरफ इशारा करके। ये गहने देख रही हो देवरानी जी? ये मेरी सास और ननद के हैं और तुम्हारे भी। बड़ी होशियारी से मैंने इन्हें अपना बनाया है। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप अच्छा बनने का नाटक कर रही हो, लेकिन आप अच्छी हो नहीं। आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हो? इसी नाटक की वजह से आज तुम मेरी देवरानी बनकर मेरे सामने खड़ी हो, वरना तुम्हारी औकात तो सूखी रोटी खाने की ही थी। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं चाहती थी कि मेरे देवर की शादी किसी पढ़ी लिखी लड़की से हो और वो यहाँ आकर अपना हक जताए। मैं चाहती थी कि यहाँ सिर्फ मेरा ही हक रहे, इसीलिए तुम्हें शाही पकवान खाने वाला ससुराल मिला। ये तुम्हारी किस्मत नहीं बल्कि मेरी चालाकी थी। आखिर मैं ही क्यों? उस दिन खाना लेते हुए राशि ने जो कुछ भी किया वो बताकर अवंतिका। अपनी थाली में आई रोटी कौन वापस करता है, बस वही देखकर मैं समझ गई कि तुम बेवकूफ हो और मैं तुम्हें अपने इशारों पर नचा सकती हूँ, जैसे तुम अब तक अपने पूरे परिवार को उंगलियों पर नचाती आई हो। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। मैंने चालाकी से सबको अपने काबू में कर रखा है। कोई मेरे बारे में सुन ही नहीं सकता। अगर तुम मेरे बारे में उनसे जाकर बताओगी भी तो वो यकीन नहीं करेंगे। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो जाकर कह दो। जेठानी जी, मैं क्यों किसी से कुछ कहूंगी? तुमने खुद ही हकीकत बयां कर दी है। बोलती हुई राशि दरवाजा खोलती है और एक एक करके तालियां बजाते हुए सभी कमरे के अंदर आते हैं। तालियां बजाते हुए विजय जी। वाह बहू वाह, हम तुम्हें क्या समझते थे और तुम क्या निकली। अरे वो तो मैं बस देवरानी जी को। बस बहू, बहुत हो गया। अब सफाई देने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हारे मुंह से तुम्हारी हकीकत सुनी है।
भाभी मैं आपको माँ मानता था और आपने मेरे साथ ही। अब तक तुम हमारे सामने अच्छी बनने का नाटक करती रही और हम तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारे इशारों पर नाचते रहे। बड़ी बहू, तुम्हें हम इस घर की लक्ष्मी मानते थे और प्यार के साथ साथ सम्मान भी करते थे, लेकिन आज तुमने हमारा दिल और भरोसा दोनों तोड़ दिया। मुझसे गलती हो गई, मैं आप सबको समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने मेरे साथ भी तो गलत किया है अवंतिका। मैं कलेश के डर से कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन आज चुप नहीं रहूंगा। भले ही सब लोग मुझे माफ कर दें, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अवंतिका सबसे माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसे माफ नहीं करता। सभी लोग एक एक करके कमरे से बाहर चले जाते हैं। सच्चाई सामने आते ही पूरा परिवार अवंतिका से मुंह फेर लेता है, यहाँ तक कि कोई उसके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाता। वो जब भी डाइनिंग हॉल में आती, सब लोग थाली लेकर अपने अपने कमरे में चले जाते। एक दिन अवंतिका के डाइनिंग हॉल में आते ही सब लोग अपने अपने कमरे में जाने लगे। तभी मुझे लगता है आप सबने जेठानी जी को उनके किए की काफी सजा दे दी है, अब आप उन्हें माफ कर दीजिए। देखा अवंतिका बहू, तुमने जिसका इस्तेमाल किया वो आज तुम्हारे साथ खड़ी है। लेकिन हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते, तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है। अगर आप मुझसे इतना ही नाराज हैं तो आप लोग मेरी वजह से अलग अलग होकर खाना मत खाइए। जैसे हमेशा से आप सब साथ मिलकर खाते हैं वैसे ही खाइए। मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ और अब डाइनिंग हॉल में कभी नहीं आऊंगी। इतना बोलकर अवंतिका वहां से चली जाती है और सभी लोग एक एक करके डाइनिंग टेबल के पास बैठकर शाही खाना खाने लगते हैं। लेकिन राशि अपने माँ के ख्यालों में खो जाती है। क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मुझे माँ की याद आ रही है, पता नहीं वो कैसी होंगी। माँ की याद तो आएगी ही, काफी दिनों से तुम ससुराल में जो हो। तो फिर खाना खाकर आज ही राशि को उसकी माँ के पास ले जाता हूँ। खाना खाने के बाद सौरभ राशि को उसके घर ले जाता है। राशि जैसे ही सौरभ के साथ हॉल में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी दादी झाड़ू लगा रही है और उसकी माँ पोछा, और बाकी के सभी लोग टीवी देख रहे हैं। आप लोगों ने तो दादी को भी नौकरानी बना दिया। चाचा चाची, आप भगवान से डरो। जैसा सुलूक आप मेरी बूढ़ी दादी के साथ कर रहे हैं वैसा ही सुलूक आपके साथ भी होगा, उसके लिए तैयार रहना। तुम ये सब बकवास कर रहे हो। तुम ससुराल से यहाँ हमें बातें सुनाने आई हो। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ चाची जी। आपका भी एक बेटा एक बहू है, कर्म कभी खाली नहीं जाते। राशि को देखकर उसकी दादी और माँ उसके पास आती हैं और हाँ बेटा, मैं तुझे यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कर्म लौट कर आते हैं। अभी भी वक्त है, संभल जा वरना जगह बदलते देर नहीं लगेगी। आज जिस जगह पर तेरी बूढ़ी माँ है कल तू होगा। ये क्या करम लगा रखा है? राशि के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरकर उर्वशी जी, राशि, मैंने कभी तुझे अपनी पोती नहीं माना, हमेशा तुझसे नफरत की। मुझे माफ कर दे, शायद तेरी माफी मिलते ही भगवान भी मेरे कर्म माफ कर दे। अनुज ने पहली बार उर्वशी जी को राशि को प्यार करते देखा तो उसके मन में दबा अपनी माँ के लिए वो प्यार उमड़ आया और उनके पैरों में गिरकर, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनुज खड़ा होता है और रूबी जी के सामने हाथ जोड़कर, भाभी जी आप भी मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था, नहीं समझ पाया कि आप मेरे बड़े भाई की विधवा पत्नी हो और जितना हक मेरा इस घर पर है उतना आपका भी है। गलती का एहसास होते ही माफी मांग लेने पर और माफ कर देने से बिगड़े रिश्ते सुधर जाते हैं। वहां भी ऐसा ही हुआ। अपनी माँ का हाल चाल पूछकर राशि सौरभ के साथ अपने घर जाती है। रात में पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर शाही डिनर कर रहा था। तभी अवंतिका आती है और एक थाली में रोटी और अचार रखकर वहां से जाने लगती है। जेठानी जी, आप कहाँ जा रही हो? बैठो, आप भी हम लोगों के साथ खाओ। ये तुम क्या कह रही हो राशि बहू? अवंतिका बहू अब हम लोगों के साथ बैठकर खाना खाने के लायक नहीं है। मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि जेठानी जी से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन वो भी इसी परिवार का हिस्सा है। अगर वही गलती हम में से किसी और से होती तो क्या आप सब उन्हें माफ नहीं करते? तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहू, तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। गुस्से ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। हम जानते हैं कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। हम ही तुमसे बहुत गुस्सा थे, इसीलिए ये बात नहीं समझ पा रहे थे। अब जब आप सब समझ गए हैं तो जेठानी जी हमारे साथ बैठो और एक बार फिर पूरा परिवार साथ बैठकर शाही खाने का मजा लेगा। सब लोगों के माफ करने के बाद अवंतिका सब लोगों के साथ बैठ जाती है और सूखी रोटी खाने वाली देवरानी के समझाने पर एक बार फिर जेठानी पूरे परिवार के साथ मिलकर शाही खाना खाती है।